बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वालों को और कैपिटल टीवी के तमाम देखने वालों को रमजान का पहला रोजा बहुत मुबारक हो। पहली इफ्तारी गुजर चुकी है, लेकिन दिल में रह रह कर उन लोगों का ख्याल आ रहा है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो राइट्स हुए हैं इसके अंदर जामे शहादत नोश किया है, जिसके अंदर 2 पुलिस अफसरान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एम्बुलेंसेस के अंदर अपनी जानों की बाजी से हार गए और हाथ धो बैठे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जख्मी किया गया। एक ऐसे नबी की आल से हम तमाम लोग हैं जो कि मोहब्बत का पैकर, 2 जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी तो किसी भी मुसलमान को कबूल नहीं, ना मुझे, ना आपको, और ना ही दुनिया के अंदर बैठे किसी मुसलमान को। लेकिन ये उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी है जिस नबी ने कहा कि रास्ते में अगर पत्थर भी पड़ा हो तो किसी की राह को विदाउट एनी जरर बनाने के लिए, विदाउट एनी रुकावट बनाने के लिए वो पत्थर उठा दिया करो, उसका भी सवाब है। फिर ये भी कहा कि जंग हुआ करे तो खातीन को, मर्दों को, वो लोग जो कि आप की तरफ पनाह के लिए आए, उनको, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाया करो। और यहाँ पिछले 2 दिन में क्या हुआ कि वो लोग जिनको नबी की आल के लोग होने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल होने की बुनियाद के ऊपर लोगों के रास्ते खोल देने चाहिए थे, लोगों के लिए रुकावटें दूर कर देनी चाहिए थी, वो लोगों के लिए रुकावटों का बायस बनते रहे। उसके बाद वही लोग जिनको जंग की हाल में भी किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाने का दर्स दिया, पैगाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, एम्बुलेंसेस को मार कुटाई करके तोड़ा, जलाया, घिराव किया, बहुत सारे इलाकों का शीशे तोड़े, लोगों की बहुत मेहनत से कमाई हुई अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अफसोस हुआ, सद अफसोस हुआ। आज हुकूमत ये तमाम सारी चीजें देखकर एक्शन में आई। हुकूमत को वैसे तो पहले रोज ही एक्शन में आ जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। शेख रशीद साहब ने ये कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने पूरे मुल्क के अंदर ये एक सर्कस बना के रख दिया था पूरे मुल्क को दुनिया के सामने, उसको बैन कर दिया जाएगा। काबीना के पास ये तमाम फैसला पहुंच गया, काबीना की अप्रूवल की जरूरत बस। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे जो मेहमान है मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हालात और अहवाल पूरे मुल्क के आपके सामने रखे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। डंडा बरदार तमाम लोग सारे के सारे ऐसे थे जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया मुल्क के अंदर। इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जैसे उम्मत मुस्लिमा के अंदर ही फूट पड़ गई हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन कल हम लोगों को नजर आ रही थी, मुसलमान के सामने था। हमारे साथ अभी मौजूद है मुसर्रत चीमा साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप भी ज्वाइन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांस्टेबल अफजल जिनकी शहादत हुई है, वो दीदा दलेर पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के कांस्टेबल जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की मेरी आपकी अमलाक और जान की हिफाजत के लिए। वो पुलिस के निडर सिपाही जिनको हम अक्सर औकात तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद वासिद उनका नाम है। लेकिन सबसे पहले मुसर्रत साहिबा से स्टार्ट करते हैं। मुसर्रत साहिबा, थैंक यू सो मच। पहले तो वी मस्ट अप्रिशिएट कि हुकूमत ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं तो आई वुड प्रेफर इट टू कॉल द बैंड आउटफिट, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का फैसला ले लिया है मुसर्रत साहब। लेकिन सवाल आम आवाम ये करती है कि ये फैसला जो कि बड़ा अच्छा फैसला है, इसको लेने में इतनी देर क्यों लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? 2-3 दिन के अंदर जो हो रहा था वो सबके सामने था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो वाक़या 2 दिन से हमने देखा, हमने सहा, उसके लिए इंतहाई दिल रंजीदा है। और हम एक इस्लामिक रियासत और एक वो स्टेट जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुसलमानों ने ये मुल्क आज़ाद किया था। तो उसमें आप ये देखें कि हर पढ़े लिखे तबके, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इसमें हिस्सा डाला तो पाकिस्तान बना। और हम में से कोई भी अल्लाह के सिवा नोबडी इज़ जज कि जो जिसके पास ये कोई पैरामीटर हो कि वो अंदाज़ा लगा सके कि कौन कितना ज़्यादा किसके अंदर
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है और किसके अंदर कम है। और हम सारे सच्चे आशिक रसूल हैं, और हमें तो इस्लाम में ये ममानियत है कि हम तो कुफार के बारे में भी उनके, अब यहाँ तक हमें मना किया गया कि आप उनके झूठे खुदाओं को झूठा मत कहो, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। तो ये बेसिक हमारी तरबियत की कमी रह गई, और हमारी बेसिक जो अप्रोच थी, इस्लाम दुनिया का सबसे मॉडर्न लिबरल मजहब है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने अखलाकियात की वजह से, सिर्फ अपनी सिला रहमी की वजह से उन्होंने उस वक्त जंगो जदल असले के जोर पे लोगों को मुसलमान नहीं किया था। वो बेसरो समानी के आलम में उन्होंने लोगों को आम माफी जब दी, फतह मक्का कर लिया, उस पे भी आम माफी दी। तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि वो तो जो उन पे कूड़ा फेंकते थे उनकी भी इयादत करने के लिए तशरीफ लेके गए खुद। तो हमें क्यों अपने, अब मुझे ये बताएं कि आज जो फ्रांस के अंदर जिन्होंने ये खाके बनाए थे वो कितना खुश हो रहे होंगे कि ये कितने जो साबित करना चाहते थे सरत साहिबा, वो जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान उम्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके अंदर हम लोग अपनी हरकतों की तरह से कहीं उनको खुदा न खास्ता कामयाब ना कर दे। लेकिन मुसरत साहिबा सवाल वहीं का वहीं है, क्यों 2 दिन लगे हुकूमत को ये फैसला करने में? क्योंकि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर साहब वो कह रहे थे कि हमें मालूम था कि उन्होंने आना है, और वो इस बात पे एडमेंट थे कि उन्होंने इस्लामाबाद में आना है और इस्लामाबाद में आकर गड़बड़ करनी है समहाउ दी अदर। और उनकी फंडिंग के बारे में भी शेख रशीद साहब ने इशारा दिया कि फंडिंग भी कहीं ना कहीं से हो रही थी, और जाहिर तगड़ी फंडिंग हो रही होगी। प्लान में उन्होंने पूरा बनाया हुआ था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो इतनी ज्यादा मुनज़्ज़म किस्म का एक इंतशार फैलाने की कोशिश, हुकूमत को तो वहीं शुड हैव निप्ड इट इन द बड। देखिए, नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अगर आप हमारी साइड से देखेंगी, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगी, तो शायद आप उससे भी इत्तफाक करें। वजह यह है कि सीरीज ऑफ डायलॉग्स इनके साथ हुए, हमने निगोशिएट किया, हमने इनके साथ डायलॉग के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की, नॉट वंस, बहुत दफा वहां से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और भी इम्पोर्टेंट लोग आके इनसे मुज़ाकरात होते रहे। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रियासत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन इन्होंने जो हरकत की है, ये बात बिल्कुल शवाहिद, आज अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे मैं अफसुरदा हूँ कि एक तो वो जो शहीद हुए हमारे पुलिस के जो हमारे जवान थे, वो निहत्ते जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्या उन्होंने सफीर के में जो इसी तरफ मैं बात लेके आ रही थी, फ्रांस के खाकों में, क्या उनकी जो इन्होंने मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो इन्होंने एम्बुलेंसेस को तोड़ा, जो इन्होंने पेशेंट्स की ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने दिया, तो समझ से बाहर बात थी। लेकिन जो आवाम तक बात जानी चाहिए, मीडिया के थ्रू जानी चाहिए कि आज का जो तहरीके तालिबान वालों का जो लेटर है टू सपोर्ट देम, वो इस चीज का खुला सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि ये लोग किन किन लोगों के साथ राब्ते में थे, या किन की ईमा पे थे, या ये लोग इस चीज को कितना काबिल फख्र समझते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हर लेवल पे इनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड, कि इन्होंने हमें, क्योंकि इनके इरादे ही कुछ और थे, ये एक तरफ हमारे साथ डायलॉग कर रहे होते थे और दूसरी साइड पे ये अपनी इस तरह की जो चीजें हैं उनकी तैयारियों में भी लगे हुए थे, जो कि आपने देखा कि विद इन नो टाइम इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की है। और मैं आज सलूट पेश करती हूँ, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी पुलिस है, और उन्होंने जिस हिम्मत और हौसले के साथ इनके जुल्म और जबर को सहा, तो इनको मैं बताना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि रियासत से बढ़ के कोई भी नहीं है, और जहां तक रसूल पाक रियासत से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ले जाएंगे। मुसर्रत साहिबा, मेरे साथ अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद है। जरा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सूरत हाल हुई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। एक तो सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, ये अभी मुसर्रत साहिबा भी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी, कुछ शेख रशीद साहब ने भी किया, जो तालिबान की सपोर्ट इस तरह के लोगों के साथ आ जाना है, और स्पेशली हमें पता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पीछे से कौन सा मुल्क सपोर्ट कर रहा है, भारत सपोर्ट करता रहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बहुत सारे और उसके फैक्शंस को जोड़ने की कोशिश करता रहा। क्या ये हमारे ही दुश्मनों की एक साजिश है, या फिर ये हमारे अंदर का जो फसाद है वो उभर कर सामने आ रहा है? इसको किस तरीके से देखा जाए, या दोनों है ये? देखें अनिका, ये एक बहुत खतरनाक खेल पाकिस्तान के खेला जा रहा है।
جس میں تحریک طالبان اینڈ وی نو کہ تحریک طالبان کو را اور انڈین جو 4 دہشت گرد انتہا پسند ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کا ٹولہ ہے یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس 5th جنریشن وار ہے اور 5th جنریشن کا اٹس اے پارٹ آف اٹ کہ آپ اپنے ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پلانٹ کر کے اور وہ کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ڈنڈوں سے جو ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی عاشق رسول، وہ کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کرتے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں. اور پھر دوسرے جو یہ مارے تھے یہ بھی عاشق رسول ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ کو اس طریقے سے چیلنج کرنا. آئی تھنک مجھے آج پہلی دفعہ خوشی ہوئی ہے جب حکومت پاکستان نے ان کو بین کرنے کی بات کی ہے اور پھر بڑے جن کے رنگ لیڈر کو اریسٹ کرنے کی بات کی ہے. یو ہیو ٹو شو یور اسٹرینتھ، یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو نیز کہ یہ ایسے لوگ آ کے یہ طریقے سے کریں. اس لیے میرے خیال میں اب رائٹ ٹائم تھا. ادروائز آج اس کو ہم نہیں روکیں گے تو کل پی ڈی ایم کے لوگ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈے اٹھا کے نکلیں گے. یہ سیکنڈ سٹنگ میں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ضرور میسج آنا چاہیے. اور یہ بڑا خطرناک ہے جس طریقے سے انہوں نے مارا لوگوں کو، جس طریقے سے ایمبولینس میں لوگ مارے گئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا. آئی تھنک ان کالڈ فار. یہ بہت لیکن بریگیڈیئر صاحب اس کو یہاں تک پہنچنے میں وقت لگا ہے. اب بہت سارے الزامات لگتے رہے. پچھلا فیض آباد دھرنا ہوا، اس کے اندر ایون اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا کہ جی آپ نے سپورٹ کیا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹائم پر بولا تھا کہ جی ہم جا کر بیٹھ جائیں گے، ان پہ الزام لگا کہ جی آپ نے بھی سپورٹ کیا، اس لیے اتنا بڑا جن بن کر سامنے آ گئے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت یا کتنی سچائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ لیکن ٹرسٹ می اس وقت جو ہے آرمی از ویری بزی ان دیئر آپریشن ٹاسک، چاہے وہ ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو. ابھی لائن آف کنٹرول پہ حالات ٹھیک ہیں. ہمارے بہت لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. ینگ بچیاں جو وڈوز ہیں نا، یقین کریں بیکاز آئی فرام آرمی، مجھے پتہ ہے کہ ان کے پیرنٹس سے پوچھیں کہ ان بچیوں کا کیا حال ہے. اس لیے اس وقت فوج صرف چاہتی ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، پاکستان میں اکنامک ترقی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں کام کرے. فوج بالکل ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. اس وقت مقصد تھا ان کو اٹھانے کا، یہ نہیں کہ وہ لانے کے لیے ان کو کون لا سکتا ہے. کبھی بھی ایسی بات نہیں ہے. جب اس کو مس پرسیو نہ کیا جائے اور اس کو کسی اور چیز سے جوڑا نہ جائے. میں بریک کی طرف جاؤں گی بریگیڈ صاحب اور مسرت صاحبہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم اس طرح کے انتشار سے بچا سکیں. یہاں ایک بہت اہم موضوع ہے اور کنیکشن ہے اس طرح کی حرکات کا اور ایف اے ٹی ایف کا. اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں، وہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے طور پر پیس، امن اور ساتھ ہی ساتھ بھائی چارے کا گہوارہ بن کر دکھائیں، پوری دنیا کو دکھائیں. یہاں الٹا حساب ہوا ہے انفارچونیٹلی. بریگیڈ صاحب کوئکلی میں آپ کی طرف آؤں گی، اس کے بعد پھر مسرت صاحبہ کی طرف آؤں گی. ایف اے ٹی ایف اس کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے. گرے لسٹ سے ہم نکل نہیں پا رہے. بلیک لسٹ کے اندر ہمارے دشمن ہمیں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ٹی ٹی پی اور ان کا کچھ تعلق سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹی ٹی پی کس سے فنڈڈ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس طرح کی حرکت کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کے، کیا ایف اے ٹی ایف کے اندر جو پاکستان اپنا ایک کیس بنا رہا ہے اس کو ویک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ بہت زیادہ ویک کر دیا گیا ہے. بیکاز یہی ایف اے ٹی ایف ہے، فارن فنڈنگ، منی لانڈرنگ اینڈ منی بینگ مس یوزڈ. یہی چیزیں اس میں ہیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا، کون کو سپورٹ کر رہا ہے. ایکسٹریمزم از کمنگ بیک ان پاکستان اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ دے کین فورس دا گورنمنٹ ٹو بینڈ ڈاؤن. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے سب سے بڑے خطرناک ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جون میں ہمارا یہ ایف اے ٹی ایف ہے. وی آر ڈن 24 points اور 27 3 points are left over، وہ بھی ابھی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ جو ہوتے ہیں جس کی وجہ بڑے خطرناک پاکستان کا ایک دنیا میں بڑا ہارڈ میسج آتا ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر جب تک میرے خیال میں سی پیک پاکستان بنا رہا ہے، یہ ایف اے ٹی تلوار لٹکا کے رکھیں گے، پاکستان کو پرابلم کریٹ کرتے رہیں گے. بیکاز دے ڈرا بانڈ
that Pakistan should abandon seafaring. राइट मुसर्रत साहिबा, इस जो सॉफ्ट इमेज हम लोगों ने बिल्ड किया था, इसके साथ साथ बड़ी मेहनत की थी, वाहिद वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के साथ इस तरीके से निबर्दाजमा हुआ एंड देन वापस अमन की तरफ आया। वहां इस तरह के अनासर से डील करना तो अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो इतनी मेहनत करके बनाया था, जिसको इन्होंने टार्निश कर दिया, उसको वापस कैसे रीबिल्ड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बात तो ये ठीक है, लेकिन ये मैं अर्ज करूं कि इनके ऊपर बैन हमने ऐसे ही नहीं लगाया, और ये मैसेज है उन तमाम शरपसंद अनासिर के लिए कि इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर कोई जगह होगी तो वो जो इस मुल्क का कानून और जो कायदा है उसके मुताबिक ही उनको हम डील करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम आप अवाम की, मीडिया की और आप लोगों की दुआओं और हेल्प से हम गवर्नमेंट की रिट कायम करेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने किया, ये तमाम उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ओपन मैसेज है कि अगर वो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या मुल्क के अंदर शरपसंद अनासिर का खिलौना बनेंगे, तो हम उनको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। और एक मैं और बात अर्ज करूं कि ये इस चीज को आने वाले जो शरपसंद अनासिर हैं वो इस मैसेज को इस तरह से लें कि इन्होंने तो ये इनको कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया इन्होंने, तो ये इनके ऊपर बैन हुआ, लेकिन आगे हम इस तरह की किसी को भी कानून को हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमारे अगर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सपोज पुलिस अगर वही इस चीज से इनसिक्योर हो जाते हैं कि इनके ऊपर ये जत्थे, ये ग्रोह किसी भी एक मुसर्रत साहिबा, आपने पुलिस की बात की ही है, तो मेरे साथ कांस्टेबल अफजल शहीद के साहबजादे मोहम्मद हसाम भी मौजूद हैं। मोहम्मद हसाम, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आपके वालिद का आज ही जनाजा हुआ। पहले तो मेरी तरफ से, कैपिटल टीवी की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपका, आपके वालिद का शुक्रिया कि अगर आप लोग, आपके वालिद जैसे लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर ना होते तो ये तो हर पाकिस्तानी के घर में घुस के हर पाकिस्तानी को इस तरह से नुकसान पहुंचाते। तो सलाम है आपको, आपके वालिद को। अब ये बताइएगा कि एक शहीद की फैमिली जो कि एक ऐसे लोगों के हाथों शहीद हुई जो कि खुद भी मुसलमान थे और उन्होंने जिनको शहीद किया वो भी मुसलमान थे, वो भी आशिक़े रसूल थे, पैगाम क्या देंगे आप उन्हें? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि कुर्बानी जो है ना, हमारे सीने जो है हर टाइम हाजिर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। शहीदों का जो लहू होता है वो कौम की ज़कात होता है, जो हयात होती है शहीद की वो कौम की ज़कात है। ये वैसे नहीं कहा जाता, इसके पीछे एक बड़ा मफ़हूम है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम अच्छे तरीके से अदा करेंगे, अपने ड्यूटी को खुश असलूबी से अंजाम देंगी, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी तरक्की पजीर मुमालिक में शामिल होगा। और मुझे अपने वालिद की शहादत पे फख्र है, और इसी जज्बे के तहत मैं भी इंशाअल्लाह अपने वालिद की जगह डिपार्टमेंट में जाऊंगा, और अगर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी तो इससे देर नहीं करूंगा। मोहम्मद हसाम, ऐसी बात करना, वो भी अपने वालिद के जनाजे वाले दिन पर, जिगरा चाहिए होता है। अल्लाह ताला आप जैसे बेटों को, सपूतों को सलामत रखे जो कि पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। मोहम्मद हसाम, जो आपके वालिद हैं वो क्या सोचकर जो है वो इस जज्बे से निकले थे कि नहीं पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि मैंने किसी जगह सुना कि वो गालिबन घर से खाना खाकर निकले थे अपनी ड्यूटी करने। हाँ जी, घर से खाना खा के वो ड्यूटी पे गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। हमें रात को कॉल मसूल हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके वालिद की तबीयत खराब है। तो हम लोग जैसे ही पहुंचे तो हॉस्पिटल लेकर गए उनको, लेकिन वो वहां पे जामदार ना हो सके। गए वो कहीं नहीं है मोहम्मद हसाम, क्योंकि शहीद की कभी मौत नहीं वाक़या होती। शहीद को कभी हम गया हुआ नहीं कह सकते, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हम हमेशा उन्हें सलाम करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी वो हमारे लिए एक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मशअल राह है। जो शरपसंद अनासिर हैं मोहम्मद हसाम, जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब अवाम ने जो कमा कर कुछ बनाया उन अमलाक को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या आप उन्हें राह रास्त पर आने की दरख्वास्त करेंगे? मैं उनसे बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा। अमन ही एक ऐसा हल है
جنگ کبھی بھی جو ہے آپ جیت نہیں سکتے. آج کل کے دور میں جب اٹامک پاورز ہیں، 9 دنیا میں اٹامک پاورز ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے جنگ کا راستہ اپنائیں. اصل راستہ امن کا راستہ ہے، اور امن کا راستہ ہی اصل راستہ ہے. رائٹ. اور میرے والد پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی امن کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اچھا، حکومتی جو پنجاب حکومت کی اسپوکس پرسن مسرت چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی ایکسپیکٹیشن، کوئی توقعات رکھتے ہیں آپ حکومت سے؟ میں حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب اکیلے ہمارے گھر کا پورا خرچہ چلا رہے تھے، تو کفیل اکیلے ہی تھے، تو اس لیے ابھی ہمیں جاب کی ضرورت ہے. والد صاحب کی جگہ ڈپارٹمنٹل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں حکومت سے کہیں گے جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں آپ کے سامنے ہی مسرت صاحبہ، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کانسٹیبل افضل نے ہم سب کی جانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حکومت کیا کرے گی ان کے لواحقین کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بالکل میرے بیٹوں کی طرح ہے، اور میں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نمبر یہاں پہ جو آپ کی ہے، یہاں پہ جو بیک اینڈ پہ کیمرہ آپ کا جو پروڈیوسر ہے ان کے پاس بھی ہے، ان سے لے لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بیسٹ آف بیسٹ پیکیج ہوگا وہ میں گورنمنٹ سے بھی کہوں گی، اور میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی جو کر سکی وہ میں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کو، اور آگے انشاءاللہ وی ول انشور کہ آپ اگر اپنی ایجوکیشن آپ کی ایجوکیشن جاری رہے تاکہ ہم آپ کو کسی بہتر جگہ پہ ایڈجسٹ کر سکیں. تو جو آپ کے لیے بیسٹ پلان ہوگا، یہ چیز بڑی اچھی ہو گئی. میں آپ کا نمبر جو ہے وہ محمد حسام، آپ نے یہ مسرت صاحبہ کی بات سنی میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی، سی ایم صاحب سے بھی، آئی جی صاحب سے بھی خود آپ کے لیے بات کروں گی. نہ صرف آپ کے لیے، جتنے بھی ہمارے جو شہداء ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، انہیں ہمیں سیکیورٹی دینی ہے. ان کا یہ لاس، ان کے والد صاحب تو کبھی نہیں آ سکتے واپس، لیکن جی مسرت صاحبہ، وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی میرے شو کا، لیکن جو آپ نے وعدہ کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے. محمد حسام، مسرت چیمہ صاحبہ جو کہ اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ ہے، انہوں نے خود وعدہ کیا کہ ایک تو آپ کی کفالت، اگر آپ کی ایجوکیشن ابھی رہتی ہے تو ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرانا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے گھر کا خرچہ حکومتی سطح پر. اور مسرت صاحبہ نے پہلے رمضان کو اپنے پرسنل سطح کے اوپر بھی اس حوالے سے آپ کی مدد کرنے کی بات کی ہے. تو آپ تک میں مسرت صاحبہ آپ کی اجازت سے نمبر پہنچا دوں گی محمد حسام تک. اینڈ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. ہمارے تمام فرسٹ لائن پروٹیکٹرز کو میری طرف سے سلام. آپ لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.